चलिए मैं आपके साथ स्लाइड शेयर करता हूँ। तो हम बात कर रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी के जो प्राइम फोकसिंग एरिया हैं वो कौन कौन से हैं, जिस पे जोर दिया गया है उन इश्यूज को नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से रिजॉल्व करने की बात की गई है। अच्छा, इसके अलावा इस पे फोकस किया गया है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है और पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, ठीक है, उसको कैसे बेहतर किया जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान की जो लॉ एनफोर्समेंट के इदारे हैं जो है, उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको कैसे बेहतर बनाया जाए। ठीक है, तो ये भी इसका जो है वो मेजर पार्ट है। इसमें इसमें फोकस किया गया है जनाब कि इंडिया के साथ ताल्लुकात को हम बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले इंडिया के साथ हमारे कुछ कंसर्न्स हैं और इंडिया उन कंसर्न्स को जरूर एड्रेस करे। सबसे पहला जो है सीज फायर लाइन वायलेशन जो हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, सीज फायर के वायलेशन उसे रोकना चाहिए। कश्मीर के अंदर जो इंडिया इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसी तरह इंडिया जो अपने रवायती हथियारों पर और जो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल वेपन्स के ऊपर बहुत सा जो है वो पैसा खर्च कर रहा है। कन्वेंशनल वेपन्स वो होते हैं जो कि रवायती जंग में इस्तेमाल होते हैं, जैसे आर्मर्स है, आर्टिलरी है, टैंक्स है, गन है, बारूद है। ठीक है, और नॉन कन्वेंशनल वेपन्स जो होते हैं जो कि नॉर्मल जंग के अंदर जिनका इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, उसमें तीन तरह के वेपन्स आते हैं: बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स और न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, तो इंडिया इन तीनों के ऊपर दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड कर रहा है। फिर इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो हाइब्रिड वॉर इम्पोज की हुई है, इंडिया उससे विड्रॉ करे। अभी आप देखें कि 2 दिन पहले इंडियन स्पाइस को पकड़ा है जो कि पाकिस्तान के अंदर कुछ पर्सनैलिटी के मर्डर्स के अंदर इन्वॉल्व है। ये हाइब्रिड वॉर है। जैसे उन्होंने कनाडा के अंदर जाके मारा है रॉ ने, और इंडिया के कनाडा के साथ ताल्लुकात जो हैं वो खराब हो गए। तो आज की मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर अब कन्वेंशनल वॉर का कंसेप्ट डिफरेंट हो गया। हाइब्रिड वॉर इज बेसिकली नॉन ट्रेडिशनल वॉर को कहते हैं, जिसमें आप बराह रास्त दुश्मन से लड़ते नहीं हैं। मेरे पास इससे बड़ी आउटस्टैंडिंग स्लाइड्स पड़ी हैं, बहुत पढ़ा है टॉपिक। स्लाइड्स ले लीजिएगा क्योंकि अब चांसेस कम हो गए, लेकिन उसको पढ़िएगा जरूर, अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अच्छा जी, इसी तरह अपग्रेडिंग द फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस, इन्वेस्टिंग इन द स्पेस एंड द साइबर सिक्योरिटी। तो ये वो तमाम मामला है जो कि पाकिस्तान चाहता है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया पेरेंट को जो है वो, हाँ जी बिल्कुल, इसको फिफ्थ जनरेशन वॉर भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसको नॉन कन्वेंशनल वॉर भी कहा जाता है। फिर इकोनॉमिक सिक्योरिटी एट द टॉप प्रायोरिटी। इसमें जो पाकिस्तान की मुआशी सलामती है उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। और पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है जियो इकोनॉमिक का, जो मैंने आपको पहले भी स्लाइड दी थी, उस पे वर्क किया जाए। और इस पे कहा गया कि सी पैक का जो फेज 2 है उसको कामयाबी से जो है वो मुकम्मल किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान की नेशनल सॉरी इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फोकस किया गया कि पाकिस्तान को एक इकोनॉमिक मेल्टिंग पोर्ट बनाया जाएगा। अब वो कैसे, कि बाहर से जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, इसी तरह रीजन्स के अंदर जो पाकिस्तान जो है उसको इकोनॉमिक हब बनाया जाए और दुनिया पाकिस्तान के अंदर आए, पाकिस्तान के साथ बिजनेस करे, पाकिस्तान के साथ जो है वो रीजनल कनेक्टिविटी हो, और यूं पाकिस्तान जो है वो खित्ते के अंदर एक मुआशी सरगर्मियों का जो है वो सेंटर बने। अच्छा, इसी तरह इसमें यह भी फोकस किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो अपने शहरियों की हेल्थ सिक्योरिटी के लिए काम करेगी। रियासत पाकिस्तान उनको पानी, मौसमियाती तब्दीलियों से रूनमा होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनको हल करने की कोशिश करेगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसके साथ साथ जेंडर सिक्योरिटी की भी बात की गई है, यानी मुल्क के अंदर जितने भी जेंडर्स हैं, ठीक है, उनके लिए काम किया जाएगा। ठीक है, और जिसमें आपके वो मेल फीमेल और बाकी भी आ जाते हैं।
तो ये इसके अंदर देखें बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट है और कई चीजों के ऊपर इन डेप्थ जाके इसके ऊपर जो है वो। अच्छा, फिर इसमें फोकस किया गया कि पाकिस्तान जो है वो तापी और आईपी गैस पाइपलाइन का जो मंसूबा है इसको टाइमली कंप्लीट करेगा, ताकि पाकिस्तान को इस वक्त जो गैस की शॉर्टेजेस का सामना है उसको ओवरकम किया जाए। इसी तरह पाकिस्तान जो है वो अपनी लोकेशन को इस्तेमाल में लेकर आएगा ट्रेड और रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से, यानी पाकिस्तान अपनी सरजमीन को एक्टिवेट करेगा खित्ते के साथ तिजारती मामला को बढ़ाने में, और इसी तरह जो है वो माशी सरगर्मियों को इंक्रीज करने में। इसी तरह इसमें कहा गया है, इस पे फोकस किया गया है कि पाकिस्तान जो है वो बैनुल अवी इदारों के साथ मिलकर काम करेगा, और इससे पाकिस्तान जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो गोल्स हैं उनको हम सक्सेसफुली अचीव करेंगे। इसमें यूनाइटेड नेशंस है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, इसी तरह आईएमएफ है, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने इंटरेस्ट को, बल्कि ग्लोबल साउथ की भी हम बात करते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अच्छा, एफर्ट्स फॉर द ग्लोबल पीस एंड द हार्मनी, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो सफारती सतह पर हमायत करेगा उस सेंस से कि मुल्क दुनिया के अंदर जो है वो बैन अवी अमन और हम आहंगी क्रिएट की जाए। इसमें पाकिस्तान जो है वो अगेंस्ट होगा ग्लोबल इनजस्टिस के, इस्लामोफोबिया के और जीनोफोबिया के, और इन तमाम इश्यूज के ऊपर पाकिस्तान इनके हल करने के हवाले से बैनुल अवी जो बरादरी है और बैनुल अवी इदारे हैं उनकी हिमायत करेगा और उनको ताउन भी फ्राहम करेगा। जीनोफोबिया मैंने लिखा हुआ साइड के ऊपर, इज द फियर और हेटर्ड विच इज द परसीव्ड एज अ बीइंग फॉरेन और स्ट्रेंजर। आपके मुल्क में जो गैर मुल्की होते हैं उनसे किसी भी किस्म की जो आपकी हेटर्ड होती है, जिससे आप थ्रेट समझते हैं, खौफ समझते हैं, उसको हम जीनोफोबिया कहते हैं। जी समझ आ रहा है? फोकसिंग एरिया। अच्छा, फिर इसके अंदर कहा गया है कि पाकिस्तान जो है वो अपना जो हेल्थ सिस्टम है उसको अपग्रेड करेगा। देखिए ना, अगर हम ये कहते हैं कि जी नेशनल सिक्योरिटी का ताल्लुक जो है वो लोगों की जान की सलामती के साथ होता है, तो अगर लोगों को आप प्रॉपरली, फॉर एग्जांपल आपके हेल्थ सिस्टम के अंदर अगर कोरोना आ गया है, अगर आपके पास वेंटिलेटर्स ही नहीं है, ठीक है, आपके पास वैक्सीन ही नहीं है, तो आप लोगों को कैसे बचाएंगे? तो हेल्थ सिस्टम का बेहतर करने का मतलब ये होता है कि ये हेल्थ सिक्योरिटी को इंश्योर करता है, ठीक है। और पूरी दुनिया में आपको पता है जो स्टैंडर्डाइज कंट्रीज होते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज, उनके हेल्थ सिस्टम इतने एडवांस होते हैं कि वहां पे अगर लोग किसी बीमारी के अंदर या किसी भी हेल्थ इश्यूज के को फेस करते हैं तो उनको इमीडिएटली जो है वो क्या कहते हैं, सपोर्ट दी जाती है, उनको हेल्थ की फैसिलिटी दी जाती है, और इससे इंसानी जानों का जो है नुकसान नहीं होता। तो इसमें इस चीज पे फोकस किया गया है। अब ये सारी कहानी तो आपने सुन ली है, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं, क्लेम करेंगे जी हम ये कर देंगे, लेकिन कहना, पेपर के अंदर लिखना आसान होता है, लेकिन उसको अमल दरामद करना इट्स समथिंग डिफरेंट। पाकिस्तान में बहुत सारी हमें पॉलिसी पब्लिक लेवल्स के ऊपर जो है वो उसकी मिलती है, लेकिन मतलब कहने का है कि इम्प्लीमेंट होता बहुत कम नजर आता है। लेकिन चलें, गुड थिंग इज दैट कि आपने एक डिटेल इस पे वर्क किया, कंसल्टेशन की, और आपने एक बहुत ही कम्प्रिहेंसिव जो है वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को डिजाइन किया, क्योंकि मल्टी डायमेंशनल, और वाकई आई एम सरप्राइज कि यार इतने अच्छे तरीके से कैसे इन्होंने बना ली, और क्योंकि मैंने इसको पूरा पढ़ा भी है, ठीक है। 48 आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं देखूंगा अगर मेरे पास पड़ा हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन बात हमेशा वही होती है कि कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यार अगर वाकई आप ये कहते हो कि जी हमने अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ चीजों को बेहतर करना है, ठीक है, हमने मुल्क के अंदर जो है वो इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर आनी है, तो ये तो बड़ी एक ड्रीमी सी बात हो जाती है कि पाकिस्तान में तो ऐसा मुमकिन पहले भी नहीं हुआ, तो क्या आगे मुमकिन हो पाएगा? एनीवे यहाँ पे हम देखेंगे कि उन सजेशंस को मैं हाईलाइट करूंगा
जिसकी बेस के ऊपर जो आपने ये पॉलिसी बनाई है उसको सक्सेसफुली कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको मेरी ये बात समझ में आई है? ताकि हम अगला लास्ट सेक्शन की तरफ चलें। अभी आप मुझे ना बताएं, सिर्फ ये समझे कि आपको जो मैं समझाने जा रहा हूँ वो बात आपके दिमाग में आई है। अच्छा, पहली जो सजेशंस हैं वो है जी इंक्लूसिविटी, कि आपने अगर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है और उसके जो आपके टारगेटेड गोल्स हैं उसको अचीव करना है, तो इसका मतलब ही होता है, इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट किसी पॉलिसी को अनाउंस करती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट सिटीजन कनेक्शन का होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि लाहौर के अंदर हम जो है वो स्मोक को क्या करने जा रहे हैं, उसको खत्म। पंजाब जो है वो क्या करेगी कि स्मोक को खत्म करने के लिए जो है वो लोगों को अवेयरनेस देगी। ठीक है, और इसके अलावा हम ये करेंगे जो ट्रांसपोर्टेशन से हाइड्रोकार्बन का खराज होता है उसको कम किया जाए। ठीक है, अब अगर सिर्फ स्टेट अपने तौर पर काम करना शुरू कर देगी और वो लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेगी, ठीक है, आपने 1 खरब रुपए का जो है वो मंसूबा बना लिया और अब आप उस पर अमल दराना करने जा रहे हैं। अगर आप ये कहते हैं कि गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं लाहौर शहर के अंदर, ठीक है, और उस हवाले से लोगों को आपने इसके बारे में जो है वो किसी भी किस्म की कोई अवेयरनेस नहीं दी, तो भले आप क्या करें, आप अगर उसको इम्प्लीमेंट करने भी जा रहे हैं तो वो उसके टारगेट गोल्स आप अचीव नहीं कर सकेंगे। तो दुनिया में हमेशा जब भी बड़े पैमाने के ऊपर आप कोई भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं तो वहां पे गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो शहरियों के साथ इंटरेक्ट करती है। ठीक है, और उनको उस मंसूबे के बारे में जो भी आपने इनिशिएटिव लेना है उनको उसके बारे में जो है वो अवेयर करती है, उनको एड्रेस करती है। इससे एक स्ट्रांग बॉन्डिंग स्टार्ट होती है और आप उस मसले को हल करने में जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हैं। यानी गवर्नमेंट्स का पार्टिसिपेट करना, इसमें प्राइवेट एंटरप्राइजेस भी होते हैं। जैसे मैं इसकी मिसाल ये देता हूँ, सबसे पहले अगर आपने डाटा कलेक्शन करनी है कि लाहौर में स्मोक की वजह से क्या क्या जो है वो उसका जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, कितने लोग जो हैं वो इससे बराह रास्त अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कितनी गाड़ियां जो हैं वो धुआं छोड़ रही हैं। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास बराह रास्त से डाटा ना हो, इसमें बहुत सारी आप जो प्राइवेट एनजीओ होती हैं, आप अगर आप उनके साथ अपना जो है वो कनेक्शन बिल्ड करें तो आपको डाटा प्रोवाइड कर सकती हैं। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे और गवर्नमेंट के जी सारा काम मैं नहीं करना है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये मतलब ही होता है कि इसमें आप प्राइवेट सेक्टर को, सिविल सोसाइटी को जो है वो इन्वॉल्व करते हैं। आप इस तरह के जो इस फील्ड से रिलेटेड जो जर्नलिस्ट हैं जो कि इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, आप उनके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, वो आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं एंड मेनी वे कि आपने कनेक्शन को बिल्ड करना है। चलें जी आगे चलते हैं। दूसरी जो सजेशन, इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भी स्टेप्स को लेने जा रहे हैं, कोई भी एक्शन लेने जा रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम चल रहा है आप उसको दोबारा से पहले से डिटेल से री एग्जामिन कर लें। आप लाहौर के अंदर अगर स्मोक खत्म करने जा रहे हैं तो आप इमीडिएटली एक्शन ना लें जब तक कि जो करंट सिचुएशन है आपको इसको डीपली एनालाइज ना कर लें और आप उसके ऊपर डीपली कंसर्न ना कर लें और उसके ऊपर डीपली ओवरव्यू ना कर लें, ताकि जो भी फैसला आपने करना है, जो भी आगे पॉलिसी बनानी है, वो ज्यादा कैलकुलेटेड होगी। तो हमेशा याद रखें कि कोई भी नेशनल लेवल के ऊपर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं तो एग्जिस्टिंग जो सिनेरियो होता है, जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन होती है, उसको जितना आप जाके डीपली एग्जामिन करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप अपना जो है वो एक्शन प्लान कर सकेंगे। तो ये भी जरूरी है कि आप सिर्फ ये ना देखें कि जी आपने ब्यूरोक्रेसी की तरफ से ऑर्डर आया है और आप ये कहें जी फॉर एग्जाम्पल लाहौर के अंदर चाहे साफ पानी, पीने का साफ पानी है गुजरावाला के अंदर, और जब तक कि आपने यही नहीं देखा कि साफ पानी की सूरत हाल जो है वो आपने ट्रीटमेंट प्लांट लगाने हैं पानी के, और आप जो हैं
इस चीज को बगैर मद्देनजर रखते हुए कि कहाँ पे जो है वो साफ पानी की जरूरत ज्यादा है, ठीक है, और वहां पे आपने प्लांट कम लगा दिए हैं, और जहां पे जरूरत नहीं थी और आपने सर्वे नहीं किया, आपने उस पर काम ही नहीं किया, और आपने जो है वो मिसमैनेजमेंट की वजह से आपने उन एरियाज के अंदर जाके ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिए, पानी के फिल्टर प्लांट लगा दिए जहां पे इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जो एग्जिस्टिंग अप्रोच है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है, उसको डीपली एग्जामिन करें, उसके बाद एक्शन प्लान करें। पॉलिसी कंसिस्टेंसी, मसला ये होता है कि इस मुल्क का अलमिया है या बैड गवर्नेंस के अंदर हमने ये देखा है कि जनाब, कि पॉलिसी बनती है, उस पे काम स्टार्ट होता है, ठीक है, और फिर अगर कोई अगली गवर्नमेंट आती है तो वो उसको रोक देती है। मसलन आप ये नहीं कह रहे हैं कि जी लाहौर में आपने पीने के साफ पानी के लिए जो है वो 10,000 जो है वो फिल्ट्रेशन सारा काम कर लिया है, बाहर से आपने फिल्टर प्लांट के लिए ऑर्डर भी दे दिए हैं और वो पोर्ट के ऊपर आ गया है, और इस दौरान जो है वो गवर्नमेंट चेंज हुई है और पता चला कि जी जो फिल्टर प्लांट आए हैं वो भी पोर्ट पे ही पड़े हुए हैं, और गवर्नमेंट ने जो है वो उनकी इंस्टॉलेशन को पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर रोक दिया है। होता भी ऐसे है कि ताकि पिछली गवर्नमेंट्स को क्रेडिट ना जाए और अगले इलेक्शन में उनको लिए वोट ना मिल सके। ये पाकिस्तान के लिए हमेशा से अलमिया रहा है कि सियासी जमातें जो होती हैं जब इक़्तिदार के अंदर आती हैं, तो प्रीवियस गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो भी उन्होंने प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया तो उनको रिवर्स कर देती हैं, रोक देती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। मसलन इमरान खान की गवर्नमेंट आई, लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का प्रोजेक्ट रोक दिया गया, वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर रोक दिया गया, और आपको अंदाजा नहीं है कि पूरा शहर जो था उन्होंने उखाड़ा हुआ था, और इतनी डस्ट, इतनी मिट्टी के लोग जो है वो ये क्या कहते हैं, सांस के पेशेंट्स बन गए। लेकिन क्या था, वो पॉलिटिकल ग्राउंड्स के ऊपर था कि जी पिछली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया तो हमने इसको मुकम्मल नहीं होने देना। तो ये नहीं होना चाहिए। नेशनल एक्शन जो हमारी पॉलिसी है, उस पे जो भी आपने स्टेप्स लेने हैं, ठीक है, जो भी आपने एक्शन लेना है, उसके अंदर फिर तसलसल का होना जरूरी है। ये हर जगह पे होता है। अच्छा जी, उसके बाद है जी मेकिंग पब्लिक सर्विस रिस्पॉन्सिव। आपने एक एक्शन लिया और उसके ऊपर आपने फॉलो अप ही नहीं किया, तो मसलन आपने फॉर एग्जांपल फिल्टर प्लांट लगा दिए और आपने उसके बाद देखा ही नहीं कि यार इन इलाकों के अंदर दोबारा से वाटर बोर्न डिजीजेस पैदा हुई हैं या नहीं हुई, आपने कोई सर्वे नहीं कराया, ठीक है। तो इस चीज से भी होता है कि जब तक पब्लिक रिस्पॉन्सिव नहीं होती, ठीक है, या पब्लिक उन चीजों के अंदर इन्वॉल्व नहीं होती, और लेटर ऑन फॉलो अप के अंदर अंदर जाके अगर पब्लिक जो है वो गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट ही नहीं करती, तो उस सूरत के अंदर भी जो भी आपने एक्शन लिया है वो सारे का सारा जो है वो धरे का धरा रह जाएगा, और उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। इसके साथ साथ एक चीज और भी जरूरी होती है कि जब भी आपकी पॉलिसी पर अमल दरामद करें तो उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी का, आपने अगर 10,000 जो है वो वाटर जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने हैं, और आपने उनकी बिड जो टेंडर्स दिया है मार्केट के अंदर, और उस पर आपने कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी, कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, तो हो सकता है कि जो भी टेंडर आए, ठीक है, और जो भी कॉन्ट्रैक्टर हो, वो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनके साथ कमीशन माफिया के तौर पर जो है वो, अगर वो फिल्ट्रेशन प्लांट की जो मालियत है 2 अरब है और पता चले वो हमने 5 अरब में खरीदे हैं, तो वो तो पैसा करप्शन की नजर में हो जाएगा, उससे फिर चीजें सही तरीके से आगे नहीं चल पाएंगी। दी चैनलाइज इकोनॉमिक पॉलिसी, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के टारगेट गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान जो है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज को ज्यादा बेहतर तरीके से जो है वो प्रमोट करे। अपर मिडिल इकोनॉमी जो है, उनकी उनकी प्रोडक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट सेविंग्स, इन सब का डाटा होना जो है वो बहुत जरूरी है। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप देखेंगे कि यार किन इलाकों के अंदर गुर्बत ज्यादा है, किन इलाकों के अंदर जो है वो लोगों को एक एवरेज इनकम मिल रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आप वहां पे प्रोजेक्शन है वो जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं। लेटर ऑन परवेट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, यस, अगर आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के गोल्स को अचीव करना चाह रहे हैं, जो भी आपने इस पे पॉलिसी बनाई है,
तो फिर आप स्मार्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, ठीक है, रिसर्च की तरफ जाएं। और इसके अलावा जो है वो उसमें आप इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो है उसको इन्वॉल्व करें, ठीक है। मसलन आप कोई ऐप डिजाइन कर लें जिसकी बेस के ऊपर आप लाहौर के अंदर जो इन्वायरमेंट का इशू आ रहा है उसके ऊपर ही आप लोगों को जो है वो उससे सर्वे करवा लें, डाटा कलेक्शन कर लें, बजाय इसके कि आप डोर टू डोर जाएं और आप वो काम जो कि आप डेज के अंदर, वीक्स के अंदर कर सकते हैं, आपने उसके अगर ऊपर अगर मैनुअली उस पर महीने लगा दिए तो फिर वो तो काम, सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आज की दुनिया में गुड गवर्नेंस के अंदर और बहुत बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। आगे जी, रिफाइंड साइबर सिक्योरिटी एंड द स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान अगर ये देख रहा है कि यार कि हमें जो है वो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स भी हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि फिर आप अपनी साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करें, ठीक है। आप अपनी सर्वेलेंस को बेहतर करें, डाटा सिक्योरिटी को बेहतर करें, या व्हाट्सएवर जो भी टेक्नोलॉजी इसके अंदर रिक्वायर है, ठीक है, आप उसको अपग्रेड करें। अगर आप ये चीजें नहीं करते और आप बस यही कहते हैं कि जी इंडिया से जो हैकर जाते हैं वो पाकिस्तान की वेबसाइट को हैक कर देते हैं, ठीक है, तो फिर तो आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। तो बात तो आपने ये कर दी कि जी नहीं, हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करेंगे। तो जब तक आप उससे रिलेटेड स्टेप्स या एक्शंस नहीं लेंगे तब तक आप जो है वो अपनी साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकते। अच्छा, फिर हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है उसको जितने भी मिलिट्री थ्रेट्स हैं, ठीक है, हम उसको ओवरकम करेंगे। लेकिन ये उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब आप प्रैक्टिकली पाकिस्तान की आर्मी को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को नहीं बढ़ाएंगे, उनकी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं करेंगे। तो वो तो कभी भी किसी भी मुल्क के साथ अगर कोई वॉर हो जाती है, कोई मुल्क आपके ऊपर अग्रेशन करता है, तो वो तो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगी, तो आपके मुल्क को डिफेंड नहीं कर पाएंगी। तो ये भी जरूरी है, प्रैक्टिकली करें फिर। अच्छा, इसके अलावा जी, प्रायोरिटाइज द इंटरनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में इस चीज पे बहुत ज्यादा हमने फोकस करना है कि पाकिस्तान की जो इनसाइड सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा खतरात का बायस है। यार, करना तो कुछ भी नहीं है, अब जाहिर है वो एक कंटेंट है तो उसके अंदर तो जाहिर है पाकिस्तानी फौज तो ऑलरेडी इक्विप्ड है, हमें ये भी पता है कि एक अच्छा उनको शेयर मिलता है डिफेंस के वाले से, चलें। तो बाद दफा ऐसी चीजें भी होती हैं कि जो कि जिनका हकीकत से दूर तक तर्क नहीं होता, लेकिन हमें वो मजबूरी होती है इसको कहने के लिए। स्लाइड्स में भी इसका है, मुझे पता है सारी, आप ऑन पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो। तो पाकिस्तान जो है एनएसपी के हवाले से आपको अपने जो दाखिली मामला हैं, इंटरनल सिक्योरिटी, उसको बहुत ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है। सेक्टेरियनिज्म बहुत है, ऑर्गेनाइज क्राइम्स बहुत है, रियासत की सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। आधे घंटे के अंदर आपका पूरा मुल्क ब्लॉक हो जाता है। ये हम इधर रहते हैं गुलशन रावी लाहौर में, हमारे घर के बिल्कुल 2 से 3 किलोमीटर के ऊपर ये टीएलपी का हेडक्वार्टर है। बिलीव मी कि मुझे पता है कि ये पहले 2-3 दफा जब धरना हुआ है तो हमें, हमारा जो पूरा इलाका था वो वहां पे वो कर्फ्यू वाली सिचुएशन होती थी, हम बाहर ही नहीं निकल सकते थे, ट्रेवल ही नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो अभी फिर उनका जो उर्स था खादम हुसैन रिजवी का, तो उन्होंने 3 से 4 दिन, वो जो मेन मुल्तान रोड है लाहौर का, बहुत एक फेमस रोड है, वो सारा ब्लॉक किया हुआ था, आप गुजर ही नहीं सकते। तो ये सिचुएशन जो होती है, हमेशा पाकिस्तान को मैं ये कहता हूँ कि हमें बाहर से खतरा नहीं है भाई, हमें अंदर से खतरा है, ठीक है। तो आपने अगर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज में पाकिस्तान की सलामती को बेहतर करना है तो फिर आप इनको टारगेट करें, दहशत गर्दों को पकड़ें, ठीक है, जो सेक्टेरियनिज्म फैला रहे हैं, जो मिलिटेंट हैं, उनको पकड़ें, आपका मुल्क खुद ही ठीक हो जाएगा। हाँ जी, 9 मई की मजम्मत भी कर दें। अच्छा, एक और काम करना है आपने, अगर आपने इसको वाकई, अगर आप सीरियस है कि यार ये हम इसको इस पर अमल दरामद करें, तो फिर अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी थोड़ा प्रैग्मेटिक करने की जरूरत है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन को बेहतर करें, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है पाकिस्तान का जो नेशनल नैरेटिव है, ठीक है, उसको बेहतर तरीके से दुनिया को प्रेजेंट करें। और आपके खिलाफ जो प्रोपोगेंडा हो रहा है उसको भी प्रॉपरली काउंटर करें, ठीक है, ताकि दुनिया आपके पर्सपेक्टिव को भी समझ सके। यस, इंश्योर जेंडर इक्विटी। अब देखें, कोई भी मुल्क जो है अपनी सलामती के लिए, अगर उस मुल्क के अंदर जेंडर इक्विटी नहीं है, ठीक है,
और उसमें खवातीन और मर्द और बाकी जितने भी जेंडर्स हैं, आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, तो फिर आप कभी भी टारगेट गोल्स को अचीव नहीं कर सकेंगे। तो पाकिस्तान को अपने नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से जो है वो खवातीन को प्रमोट करने की जरूरत, उनको इनकरेज करने की जरूरत है, ठीक है, उनकी पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की जरूरत है, ट्रांसजेंडर जो है उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। अब अगर आप ये कहते हैं कि जी हमने सॉफ्ट इमेज की तरफ जाना है और हम ये कहें कि जनाब के बाहर से पाकिस्तान में जो है वो लोग इन्वेस्टमेंट करें, तो भाई वो तो ये देखेंगे ना कि पाकिस्तान क्या ऐसा मुल्क है जहाँ पे जेंडर राइट्स कंप्लीट होते हैं, क्या वहाँ की अगर कोई गवर्नमेंट की जॉब आती है तो वो देखेंगे ऐड के अंदर क्या उसमें सिर्फ मेल और फीमेल लिखा है कि ट्रांसजेंडर भी उसके लिए एलिजिबल है, वो तो देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करेंगे। तो जब तक जेंडर इक्विटी नहीं होगी, तमाम मुल्क के अंदर जेंडर्स अपने मुल्क की सलामती के हवाले से, तरक्की के हवाले से अगर आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो फिर भी आप जो भी आपके टारगेटेड गोल्स हैं आप उसको अचीव नहीं कर सकेंगे। अच्छा जी, इफेक्टिव पॉपुलेशन मैनेजमेंट, अब ये देख लेना, कई चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपके सामने रियलिटी में होती है, लेकिन आप उनसे आंखें चुराए होते हैं और दूसरी साइड के ऊपर आप बड़े बड़े दावे कर रहे होते हैं। जब तक आप आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, दुनिया के बदतरीन ममालिक में आता है पाकिस्तान, जहां पे जेंडर राइट्स नहीं है। अब जब तक आप अपनी आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे, आपने कहा कि लाहौर के अंदर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, अब पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने हैं, और पता लगे हर साल लाहौर की आबादी में जो है वो 3 लाख का इजाफा हो रहा है, तो भाई आगे फिर उनके लिए तो मजीद फिल्ट्रेशन प्लांट चाहिए होंगे अगले 5 से 6 साल के लिए, तो फिर ये तो का सिलसिला रुकेगा ही नहीं। जब तक आप अपनी पॉपुलेशन को मैनेज भी करने की जरूरत होती है, यानी आपने स्किल्ड पॉपुलेशन की तरफ जाना है, आप रूरल इकोनॉमी को प्रमोट करें ताकि लोग देहातों से शहरों की तरफ मूव ना करें, और इसी तरह अर्बन माइग्रेटरी प्रेशर्स को अगर आप नहीं रोकेंगे तो शहरों की आबादी का साइज जितना बढ़ेगा तो वहां पे क्राइम रेशो बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्राइम रेशो बढ़ेगी तो मुल्क की सलामती, लॉ एंड ऑर्डर फिर खतरे में पड़ेगा। तो ये समझने की जरूरत है कि आपने ना सिर्फ आबादी को रोकना है, बल्कि जो इस वक्त आपकी स्पेशली यूथ है उनको कैसे आपने ट्रेन करना है, वरना अगले 5-10 साल में सारे एटम बम बन जाएंगे और मुल्क की सलामती को खतरे में डाल देंगे, जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा, जब उनको प्रॉपर इनकम नहीं मिलेगी, राइट। तो ये सारी चीजें करने वाली हैं। मैं देख लूं कितने रह गए हैं, 2 ही रह गए हैं, चलें, डिटेल है। अच्छा जी, हेल्थ सिक्योरिटी, पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के जितने भी गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए पाकिस्तान में हेल्थ सिक्योरिटी के हवाले से चीजों को बेहतर करने की जरूरत है, डिजीज सर्वेलेंस की जरूरत है, ठीक है, पैंडेमिक या एपिडेमिक डिजीजेस आए तो उनको अपने इफेक्टिवली मैनेज करना है, माल न्यूट्रिशन को एड्रेस करने की जरूरत है। तो जब तक आप ये स्टेप्स नहीं लेंगे और आप जितनी मर्जी बातें करते रहें, ठीक है, तो आप लोगों की जिंदगियां जो खतरे में रहेंगी, ठीक है, और लोग मरते रहेंगे, और फिर जो आपकी नेशनल सिक्योरिटी है वो भाड़ में चली जाएगी। ये लास्ट पॉइंट बहुत अहम है, क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड द सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। पाकिस्तान को नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मैंने आपको पहले भी बताया कि मौसमियाती तब्दीलियों और पानी की कमी का शदीद सामना है, ठीक है। इसमें फिर आपने क्या करना है, सिर्फ हवा में बातें नहीं हो सकती कि आप कहेंगे जी हम मौसमियाती तब्दीलियों को भी ठीक कर लेंगे, पानी का मैटर भी हैंडल कर लेंगे, जब तक कि आप उसके ऊपर प्रॉपरली एक्शन नहीं लेंगे। इसमें आपने एक तो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी को बेहतर करना है कि अगर मुल्क में पानी कम हो रहा है तो भाई फिर डैम्स को अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि डैम्स बनने में 8 से 10 साल लगते हैं। फिर अपने वाटर मैनेजमेंट को बेहतर करें, वाटर पोल्यूशन को रोकें। इसके साथ साथ जो आपके नेबरिंग कंट्रीज के साथ पानी के मसाइल हैं, ट्रांस बाउंड्री वाटर जो इश्यूज हैं, आप उनको एड्रेस करें, खासकर इंडिया के साथ। अब अगर आप इंडिया के साथ ताल्लुकात ही ठीक नहीं कर सकते, तो फिर आप मुझे बताएं कि आप अपने आने वाले वक्त में पानी के प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है आपकी लाखों की इंसानी आबादियां जो है वो उनकी जिंदगी, उनकी इकोनॉमी खतरे में आ जाए,
लोग देहातों के अंदर देखे ना, पानी नहीं होगा तो लोगों का रोजगार ही खत्म हो जाता है। पानी नहीं होगा तो फूड प्रोडक्शन कैसी होगी, लोग तो भूख से मरना शुरू हो जाएंगे। तो ये तमाम चीजें जो है वो जब तक नहीं करेंगे, हवा में नहीं हो सकता, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट्स वाई ये अडेप्टेशन स्ट्रेटेजीज, मैंने आपको जो क्लाइमेट चेंज का टॉपिक पढ़ाया था उसमें बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ये करेंगे तो आपके मुल्क की सलामती जो है वो महफूज रहेगी। वरना जितने मर्जी पेपर बना के छापते रहे, ठीक है, और उसके ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, ये काम हम पहले भी करते हैं, पिछले 75 साल से हम ये काम करते हैं, लेकिन उसका कोई खातर खा नतीजा निकलता नहीं है जब तक कि आप उसको अमली तौर पर जो है वो ना कर पाए। ठीक है जी। ये है जी वो सारे लिंक्स जहां से मैंने इसको पढ़ा, बार बार पढ़ा, और ये सारी स्लाइड्स हैं मैंने बनाई। इससे रिलेटेड मैंने आपको जो है वो क्वेश्चन भी जो है वो शेयर किया है, वो भी आप देख लीजिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी भी चांसेस हैं कि इस पे सवाल आएंगे, पहले भी आए हैं। कोई सवाल है तो पूछ लें जनाब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल ये है कि जो एनएसपी जो बनाया, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इसकी कोई अचीवमेंट जो मतलब 7 साल हो गए इनको लॉन्च किया गया है, क्यों अचीवमेंट आज तक उन्होंने अचीव किया है? और दूसरी बात सर, अगर हम देख ले बलूचिस्तान के लोग या पाटा के लोग, वो इकोनॉमिकल मार्जिनलाइजेशन या कुछ और वजूहत की वजह से वो आउटफिट बैंड आउटफिट के शिकार, बलूचिस्तान और पटा के हवाले से उनसे उनके ज़्यादा फैसिलिटीज है। तो ऐसे क्या हो रहा है सर? वहाँ पर तो पॉलिटिकल अवेयरनेस भी है, और यहाँ से और वहाँ पर ज़्यादा यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन भी, ऐसे फिर क्यों होता है सर? अच्छा, पहली बात है कि ये 7 साल नहीं हुए, ये पॉलिसी जो अनाउंस हुई है वो दिसंबर 2021 में हुई है, यानी आप कह लें 22 में, अभी इसको 2 साल हुए हैं, ठीक है। और 2 साल में आप उस तरह से अल्टीमेट गोल्स की जो है वो टारगेट्स जो होते हैं वो नहीं कर सकते, लेकिन कई चीजों के ऊपर पाकिस्तान ने काम बेहतर किया भी है। सॉफ्ट इमिशन के हवाले से पाकिस्तान ने काफी सारे स्टेप्स लिए, जेंडर एम्पावरमेंट के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर बकायदा से बिल है, ट्रांसजेंडर्स का बिल पास किया, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की जितनी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने काम किए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से काफी ज्यादा काम कर रहा है। आपने अपनी मिनिस्ट्रीज को काफी ज्यादा एक्टिवेट किया है, आप इंटरनेशनल फोरम के साथ काफी ज्यादा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आपने हेल्थ हवाले से जो वैक्सीनेशन की पाकिस्तान की तकरीबन 70-80% पॉपुलेशन को जो है वो कोविड की वाले से वैक्सीनेट किया, तो काफी चीजें की हैं। लेकिन बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें मजीद काम करने की जरूरत है, ठीक है। जैसे एनर्जी सिक्योरिटी है पाकिस्तान के अंदर, और जेंडर इक्वलिटी जो है वो उस तरह से इंश्योर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर के मैटर जो है वो बड़े डिस्टर्बिंग है। ओके, ठीक है, लेकिन इस पे काम हो रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं हो रहा जितना कि तेजी से होना चाहिए। क्यों कि अगर इस वक्त आप देखें कि पिछले साल 1.5 साल से आपके मुल्क 2 साल से एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है, गवर्नमेंट चेंज हो गई, उसके बाद फिर गवर्नमेंट आई, फिर अब आप जो है वो एक इंटरम फेज से गुजर रहे हैं। तो अब नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल से वो दोबारा से इसको रिव्यू करेगी और देखेगी फिर चीजों को आगे लेके कैसे चलना है। बाकी पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स के वाले से और इंसानी जो जिंदगी की बुनियादी जरूरियात के वाले से, बिल्कुल यार ये इसमें एक बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ कि एक इनक्वालिटी जो नजर आती है बलूचिस्तान है या बाकी साइड एरिया के अंदर, वहां पे जिंदगी की बुनियादी सहूलतें उस तरह से नहीं है, ठीक है, जितनी कि आपको अच्छा पंजाब भी भाई सारा नहीं है, मैं भी आपको बताता हूँ, सारा पंजाब जो सर है वो कम डेवलप से नहीं है। कम लाहौर तो है सर, लाहौर में और ज़्यादातर भाई ऐसे जो धरने वगैरह हुए लाहौर में सर। तो लाहौर आप देखें ना, जब धरना होता है तो हालात भी बुरे भी बड़े होते हैं। अब मुझे पता है कि जिस जगह पे हम रहते हैं तो पिछले 2-3 साल पहले 2 दफा जब धरना हुआ है तो बहुत बुरे हालात थे, और हमारे घर के बिल्कुल पास था जब अब वो उनका जो क्या कहते हैं क्लैश हुआ टीएलपी वालों का पुलिस के साथ, और इतना ब्लडशेड हुआ, इतनी शेलिंग हुई, ठीक है, और इतने लोग जख्मी हुए, तो ये सारी चीजें हमने फेस की। अच्छा, फिर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पंजाब के अंदर भी जो है वो तरक्की का अमल मैं देखता हूँ कि वो बराबर नहीं है, ठीक है। साउथ पंजाब जो है वो बहुत ज्यादा सफरिंग फेज के अंदर है, और इसी तरह जो है वो आपकी जो ये जो वेस्टर्न बेल्ट आती है, खुशाब है, बक्कर है, मियाँ वाली के इलाके, ये भी इतने ज्यादा डेवलप नहीं है। फोकस हमेशा सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब के ऊपर रहा है।
तो ये भी चीज जो है वो विद इन द प्रोविंसेस भी अगर हम देखें तो वहां पे भी हमें पोलराइजेशन नजर आती है। और बाकी सूबों के अंदर तो फिर आप देख सकते हैं कि वो बहुत हालात इतने अच्छे नहीं है। अच्छा, उसमें एक और चीज भी होती है कि चीजों को पॉपुलेशन वाइज भी चीजों को डिजाइन किया जाता है, क्योंकि पंजाब के अंदर आप देखें कि आबादी ज्यादा है, तो भाई अगर पानी की जरूरियात को पूरा करना है तो आप ये ना देखें कि पंजाब या लाहौर के अंदर फिल्ट्रेशन प्लांट ज्यादा लग रहे हैं। तो आप देखें लाहौर की आबादी भी जीवन 1 सवा करोड़ के करीब है। तो जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होती है तो कम से कम उन जरूरियात को पूरा करने के लिए आपको सिस्टम इतना ही डेवलप करना पड़ता है। बलूचिस्तान उतना डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वहां पे लोगों को सहूलतें नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन जब भी आप अर्बन और रूरल मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें जब आपने सिस्टम को आगे लेके चलना होता है तो फिर आप ये जरूर देखते हैं कि जो पॉपुलेशन क्लस्टर एरियाज होते हैं बड़े, वहां पे चीजों को ज्यादा बेहतर करने की जरूरत होती है। ठीक है, मसलन अगर आप देखें कि पंजाब की आबादी अगर बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे सड़कें हर 5-10 साल के बाद वो टूट जाती हैं। क्यों? कि ट्रैफिक का लोड बहुत ज्यादा होता है, ट्रैफिक का बर्डन ज्यादा होता है, और दोबारा से फिर आपको उन्हें रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ डीपली पॉइंट्स होते हैं गवर्नेंस के वाले से जो कि आम आदमी की समझ में नहीं आते। वो बिल्कुल एक मेन स्ट्रीम चीजों को जब वो देख रहा होता है, लेकिन फिर भी आ, रियासत जो है उसको चाहिए कि वो बाकी जो पाकिस्तान के इलाके हैं उनके साथ इक्वली ट्रीट करे। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद मैंने ये भी देखा है कि सूबों को फंड्स बहुत ज्यादा ट्रांसफर भी हुए हैं, चाहे वो बलोचिस्तान की गवर्नमेंट है या सिंध की गवर्नमेंट है। लेकिन अब ये सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आती, क्यों कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इस चीज की जिम्मेदार है। अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आ रही है पिछले 15 साल के अंदर, या बलोचिस्तान के अंदर जितनी भी वहाँ की मुकामी सियासी जमातें हैं वो इक़्तिदार का हिस्सा रही हैं, या वो बलोच सरदार जो हैं